अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सुबह से ही मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। ना जाने क्यों मुझे मुसलसल अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी। दिल चाहता था कि मैं उसके पास उड़कर पहुंच जाऊं, लेकिन ऑफिस जाना भी जरूरी था। ऑफिस से छुट्टी मैं किसी कीमत कर नहीं सकते थे, इसलिए खामोशी से अपना बैग उठाए ऑफिस की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल मेरी बहन ही चल रहे थे। मैं रब ताला से दुआ भी कर रही थी कि सब खैरियत हो, क्योंकि आज से पहले मुझे इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई थी। मैं मेट्रो के करीब पहुंच गई थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बिल्कुल उचाट हो रहा था। मैंने सर को नफी में हिलाया और अपनी बहन के घर की तरफ गामजन हो गई थी। मैं उसको इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अगर वो मुझे याद आ रही थी तो इसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर छुपी हुई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी कि सब खैरियत हो, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया या फिर कोई भी परेशानी उस पर लाहक हो गई तो हमारा पूरा खानदान ही परेशान हो जाएगा। एक लंबी मुसाफत तय करके मैं अपनी बहन के घर पहुंच गई थी। मैं अभी बेल देती इससे पहले ही उनके घर से चीखों पुकार की आवाज आना शुरू हो चुके थे। मेरा दिल दहल गया था। मेरी बहन रो रही थी। उसकी आवाज में मौजूद दर्द ये बताने के लिए काफी था कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। मैंने फौरन ही दरवाजा पीट डाला था और चंद पल बाद जब दरवाजा खोला गया तो सामने मेरे बहनोई के बाबा यानी मेरी बहन के ससुर खड़े हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा था। उनका हाल बेहाल हो रहा था। आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। चेहरे पर मौजूद उदासी ये बताने के लिए काफी थी कि मामला काफी खराब है। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, अंकल, सब खैरियत है? आप ही क्यों रो रही हैं? आपको क्या हुआ है? जबकि वो सर नफी में हिलाते हुए दोबारा अंदर की तरफ बढ़ चुके थे। मैं भी अंदर गई थी और जब सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे घर की छत मेरे सर पर आन गिरे हो। मैं सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सामने मेरी बहन सफेद लिबास पहनकर बैन कर रही थी। उसके सामने ही उसके शौहर की मैयत रखी हुई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं हिम्मत करके उसके पास गई थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देने वाले अंदाज में बोली थी, आप भी हौसला करो, ऊपर वाला हौसला करने वालों के साथ है। ये तो उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने दी थी आपको और अब वापस ले ली है। जबकि मैं मजीद कुछ कहती इससे पहले ही मेरी बहन अपने आप को मारते हुए बोली, सारी गलती मेरी है। अगर इन्हें मैं ना जाने देती तो आज मुझे ये छोड़कर ना जाते। सायरा, इन्हें कहो कि ये उठे, मुझसे बात करें। अगर ये मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे भैया की वजह से ही तुम्हारी आप ही जिंदा। इन्हें कहो उठ जाए, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वो दीवानावार अपने आप को पीट कर रोती जा रही थी। बहनोई के माँ बाप, उनकी बहनें, सबकी ही आंखें नम थीं। सबका ही हाल बुरा हो रहा था। आपी की हालत तो देखने लायक नहीं थी। मेरा आपी के पास बैठना मुहाल हो गया था और मैं सर झटक कर फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और अम्मी बाबा को फोन करके इतला कर दी कि आप लोग जल्दी से आपी के घर पहुंचे। और जब अम्मी अब्बा वजह पूछने लगे तो मैं कुछ बताने के काबिल भी नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी जुबान मेरा साथ ही नहीं दे रही हो, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि मम्मी के अलावा आपी को और कोई नहीं संभाल सकता था। मैंने मम्मी पापा को बुझे दिल के साथ फौरन इतलाक करके मोबाइल बंद कर दिया था और आपी को देखने लगी। उनको संभालना मेरे बस से बाहर था।
उनकी नंदे ही उनके पास बैठी हुई उनको हौसला दे रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और शाम के वक्त आपी के शौहर को कब्रिस्तान ले जाया जाना था। आपी का रो रो कर बुरा हाल था। हम सब उनके दुख में शरीक थे। मेरी बहन बहुत नाज नखरे से बड़ी हुई थी। उनकी जिंदगी में कभी भी इस तरह का कोई दुख शामिल नहीं हुआ था। बाबा मम्मी उनको हमेशा हथेली का छाला बना कर रखते थे और आज उन्हें सफेद जोड़ा पहना दिया गया था। उनकी जिंदगी से हर रंग उड़ा दिया गया था। मैं अपनी आपी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन वो अपने शौहर का कमरा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनकी एक ही बात थी कि मैं अकरम के कमरे से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर उनके साथ रहूंगी। वो मेरे पास है। अब्बा अम्मा ने भी उनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। हम लोग भी थक हार कर दूसरे दिन अपने घर आ गए थे, क्योंकि आप ही एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। अगर हम उनके घर रहते तो उनके ससुराल वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता। हम सब घर आ गए थे, लेकिन हमारा दिल अपनी बहन की तरफ ही लगा हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया और 2 दिन बाद जब मैं आप ही के घर पहुंची तो वहां का निजाम देखकर मेरा दिल मुंह को आया। आप ही की सास उन्हें कोस रही थी, जबकि उनकी नंदों का बस नहीं चल रहा था कि मेरी आप ही का सर फाड़ दे। उन सब का कहना था कि तेरे कदम ही बदशगुन है, तूने आते साथ ही हमारा बच्चा मार दिया, तेरी वजह से ही मेरा अकरम इस दुनिया से गया है। उनकी सास रो रो कर बैन करती जा रही थी, जबकि मेरी आप ही मुजरिमों की तरह सर झुकाकर उनके सामने खड़ी हुई थी। मैं तमाम चीजों को मुस्तरद करके फौरन उनके घर में दाखिल हुई थी और अपनी आप ही को अपने सीने से लगाते हुए बोली, खबरदार जो आपने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी अदा किया। जितना दुख आपका है उतना ही दुख मेरी बहन का है। बेशक आपका बेटा मर गया है, लेकिन मेरी बहन का सुहाग भी तो है। वो उसका सुहाग तो उजड़ गया, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, उसकी जिंदगी से हर रंग उड़ गया। आप इस तकलीफ को नहीं समझ सकती। ये कहते ही मैंने अपनी आप ही को अपने सीने से लगा लिया था, जबकि मेरी बहन की सास गुस्से से बोली थी, अगर इतना ही तुम्हें अपनी बहन का दुख लग रहा है तो इसे यहां से लेकर चली जाओ हमारे घर से। हमारे घर में इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब जिसकी बदौलत ये इस घर में थी, अब इस घर से वो शख्स जा चुका है, वो शख्स इस घर से रूठ चुका है, तो अब ये भी यहां नहीं रह सकती। वो सब बहुत ही खुदगर्जी से बोले थे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो उनका सर झुका हुआ था, वो बेहाल हुई हुई थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनको समझाते हुए बोली, यही दुनिया का दस्तूर है। आप कितना भी किसी के लिए कर लें, आपको कोई सिला नहीं देता। बेवजह अपने आप को यहाँ रख कर जलील न करवाएं। यहाँ पर आपको जिंदा दफन कर दिया जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि मेरे साथ अम्मा अब्बा के घर चलें। आपके लिए आज भी उस घर के दरवाजे खुले हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोते रोते जमीन पर बैठ गई और तकलीफ दे लहजे में बोली थी, मैं तो आज ही यहाँ से चली जाऊं, लेकिन उस घर में मेरे अकरम की खुशबू नहीं होगी, उनका अक्स नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं किस अज़ियत में हूं। कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। मेरी मोहब्बत मुझे जवानी में ही छोड़कर चली गई। सायरा, तुम नहीं जानती अकरम मेरे लिए क्या था। उनकी आवाज में मौजूद दर्द मेरा कलेजा चीरने के लिए काफी था। चंद पल के लिए वो बिल्कुल निढाल होकर जमीन पर बैठी रही थी और फिर एक हिम्मत से बोली, लेकिन मैं यहां अभी नहीं रह सकती, क्योंकि ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। ये बोलकर उन्होंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और अपने सर पर सफेद दुपट्टा जमा करके बोली, मुझे अम्मा अब्बा के घर ले चलो। यहां रहकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ये सब मुझे मार देंगे। ताने दे देकर
मुझे जलील कर करके। मैं उस अज़ियत को मुझे दोबारा याद करवाएंगे जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती। मैंने फौरन ही अपने आप को काबू किया था, क्योंकि अगर मैं उसको देखकर रोना शुरू कर देती तो वो भी हिम्मत हार जाती। मैंने उसका हाथ थामा और उसे खड़ा करते हुए बोली, इस तरह से आप अपने आप को निढाल ना करें। ऊपर वाला हर काम अपनी मर्जी से करता है। अगर अकरम भाई इस दुनिया से गए हैं तो इसमें कोई ना कोई मसलहत होगी। आप परेशान ना हो, वो रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है। ये कहकर मैंने अपनी बहन को अपने सीने से लगाया और उनकी सास की जानिब देखते हुए सफाकियत से बोले थे, एक बात हमेशा याद रखना, हाँ, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है ना, ऊपर वाला आपको किसी कीमत पर भी माफ नहीं करेगा। आपका दुख तो आपका था, लेकिन आपने मेरी बहन का दुख नहीं समझा, और जो लोग इस तरह के होते हैं उनको ऊपर वाला माफ नहीं करता। आपके बेटे की रूह भी बेचैन हो रही होगी, क्योंकि उसकी बीवी के साथ आपने इस तरह का सलूक किया है। खुदा आपको माफ नहीं करेगा। ये कहकर मैं अपनी बहन के साथ उनके ससुराल से निकलकर अपनी अम्मा के घर की तरफ रवाना हो गए थे। हम दोनों बहनों का दिल बहुत बोझल था। मेरी बहन तो सारा रास्ता रोती हुई आई थी, जबकि मेरा हाल भी उनसे मुख्तलिफ ना था। एक लंबी मुसाफर तय करने के बाद हम घर पहुंच गए थे। अम्मा और अब्बा आपी के मुतालिक ही लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, और जब मैं उन्हें लेकर अंदर दाखिल हुई तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए थे और वो फौरन ही खिल उठे, जबकि आपी का हाल देखकर उन लोगों ने मेरी जानिब सवालिया निगाहों से देखा। मैंने उन्हें इशारे से खामोश रहने का बोल दिया था, जबकि पापा आपी को सीने से लगाते हुए बोले, मेरी बेटी बहुत बहादुर है, इस तरह से मायूस नहीं होते। सिर्फ एक इंसान के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। तुम्हारे पास पूरी जिंदगी मौजूद है। तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारी अम्मा हैं, तुम्हारी छोटी बहन है जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुम इस तरह एक आदमी के जाने से अपने दिल को उदास कर लोगी तो ये बहुत गलत बात है। जबकि आप ही के चेहरे पर मौजूद वीरानी ना जाने क्यों मुझे कुछ और पता दे रहे थे। दिल कहता था कि कुछ अलग है, कुछ मुख्तलिफ है, जिसकी समझ हमें नहीं आ रही, लेकिन मैंने खामोश रहने में ही आफियत जानी थी। मैं अपनी बहन को लेकर कमरे के अंदर चली गई। वो निढाल होकर बिस्तर पर लंबी लेट गई थी। एक पल के लिए मैं डर गई कि अचानक से उनको हुआ क्या है, लेकिन उनको सही सलामत देखकर मैंने सुकून का सांस खारिज किया। मैं उनके सर में उंगलियां चलाने लगी और चंद पल बाद ही वो गहरी नींद में चली गई। मैंने फौरन ही कमरे से बाहर की राह ली। बाहर ही अम्मा अब्बा बैठे मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने बाहर आकर आप ही के ससुराल में होने वाली तमाम रूदात से उन्हें आगाह किया था, जबकि अम्मा काफी परेशान हो गई थी। उनका कहना भी यही था कि अब आप ही को हम वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो लोग मेरी बहन को अब सुकून से किसी कीमत पर वहां नहीं रहने देंगे। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। आप ही को हमारे घर आए हुए आज चौथा दिन था। सुबह से ही उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। बार बार वो उल्टी कर रही थी, जिसके बायस मैं और अम्मा काफी हलकान हो चुके थे। अब्बा तो काम पर गए थे, उन्हें इस चीज की बिल्कुल खबर नहीं थी। कभी वो उल्टियां करती तो कभी वो निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाती। मैं अभी उनके पास ही गई थी जब वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मैं उन्हें देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, क्या हुआ आप ही, सब खैरियत है? आप बिस्तर पर लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर कोई काम है तो मुझे हुक्म करें, मैं मजीद कुछ कहती हूँ। इससे पहले वो नफी में सर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। मैं समझ गई कि वो फ्रेश होने जा रही हैं, लेकिन अचानक ही उन्हें जोर के चक्कर आए और वो समझने का मौका दिए बगैर ही बेहोश हो गए। मेरा कलेजा मुंह को आया था। मैं बुलंद आवाज में अम्मा को पुकारने लगी और अपनी बहन को भी उठाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। मैंने फौरन लेडी डॉक्टर को कॉल की, क्योंकि जो हालात मुझे बहन के नज़र आ रहे थे वो मुझे और मम्मी दोनों को ही परेशान कर चुके थे। मैं बस एक ही दुआ कर रही थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। बेशक ये खुशी की खबर थी, लेकिन अगर उस वक्त ऐसा हो जाता तो मेरी आपी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकती थी। उनकी पूरी जिंदगी का सवाल था। चंद पल मजीद गुजरे जब लेडी डॉक्टर घर पहुंच गए। मैं और अम्मा उन्हें होश में लाने के लिए पागल हो चुके थे, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। लेडी डॉक्टर ने जैसे ही उनका चेकअप करना शुरू किया और एक इंजेक्शन लगाया तो उन्हें जल्द होश आ गया। और फिर जो बात उन्होंने हमें बताए वो सुनकर मेरे और मेरी माँ के कदमों तले जमीन निकल गए। जिस बात का इंसान को डर हो वो होकर ही रहता है। मेरी बहन जल्द माँ बनने वाली थी। ये खबर हम सब पर बम की तरह गिरी थी। इंतकाल के बाद इस तरह की खबर का मौसूल होना हम सबको ही बेचैन कर गया था। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। मैं बार बार अपनी आपी को देखकर रोती जा रही थी। उनका उस पहर हामला हो जाना उनकी जिंदगी को बहुत मुश्किल में डाल सकता था। मामा बहुत एहतियात से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, ये खुशी की खबर है, लेकिन अब हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। कुछ साल कुछ महीनों बाद ये इस दुख से निकल आएगी तो मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी, इसका दोबारा घर बसाऊंगी। लेकिन अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसीलिए आप इसका एबॉर्शन कर दें, लेकिन उसको पता ना चले। मेरी अम्मी की बात सुनकर लेडी डॉक्टर ने सर को नफे में हिलाया और उनका चेहरा देखते हुए बोली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपका दर्द बखूबी समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बेटी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसमें खून की कमी बहुत ज्यादा है। अगर मैं अबॉर्शन करती हूँ तो इनका बहुत ज्यादा खून जाया होगा, जिसमें मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो आपको ये बच्चा हर हाल में लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम मजीद परेशान हो गए। वो हमें चंद हिदायत देकर जा चुके थे। मेरी बहन गहरी नींद सो रही थी। दिल चाहता था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं, मैं मंजर का रुख तब्दील कर दूं, अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ आऊं, उसके शौहर को उसके हवाले कर दूं, लेकिन शायद यह अब मुमकिन नहीं था। अम्मा भी रोते रोते कमरे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही बाबा भी घर पहुंच गए। उन्होंने आते साथ ही आपी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया, और जब उन्हें भी आपी की हालत की खबर हुई तो वो भी अपना सर थाम कर बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब आपी कमरे से लड़खड़ा कर बाहर आई और अम्मा को देखते हुए बोली, अम्मा सब ठीक है? वो डॉक्टर क्यों आई थी? मुझे क्या हुआ? उनके लहजे में तजस्सुस था। ना जाने क्यों मुझे पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे आप ही को इस बारे में मालूम है। फिलहाल अम्मा उनको ये बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में इत्ला मिलती तो वो मजीद आपदीदा हो जाती और अकरम भाई को याद करती। लेकिन ये बात कोई छुपाने वाली नहीं थी। इसीलिए अम्मा ने उनका हाथ थाम कर सोफे पर बिठाया और उनके बराबर में बैठकर धीरे धीरे उन्हें हर हालात से आगाह करती चली गई, जबकि उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके चेहरे पर कोई असरात नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वाकई उन्हें इस बारे में पहले से ही खबर हो। चंद पल उनकी आंखों से आंसू भल भल बहना शुरू हो गए थे। मैंने आप ही का हाथ पकड़ा, लेकिन वो फौरन ही अपना हाथ छुड़ाकर कमरे के अंदर चले गए थे। हम सब परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने कुछ सोचकर अपनी अम्मा को उनके पीछे जाने से रोक दिया, क्योंकि मुझे मालूम था जिस कंडीशन में वो भी है, आपको किसी कीमत पर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हर माँ को अपनी औलाद बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और जिस अंदाज में आप ही रो रही थी, इससे ये बात वाज़ेह थी कि वो अपने शौहर को याद कर रही है और अपने शौहर की आखिरी निशानी के साथ वो कुछ नहीं करेंगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। शाम के वक्त मैं, अम्मा और अब्बा हम तीनों मेज़ पर बैठे रात का खाना तनावुल कर रहे थे, जब अचानक आप ही कमरे से बाहर आई।
उन्होंने आज भी वही सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। वो मम्मी को देखते हुए साफ गोई से बोली, मैंने पूरा दिन लगाकर इस बारे में सोचा है और मेरे दिमाग में इन तमाम मसाइल का सिर्फ एक हल आया है। मैं इस बच्चे को पैदा नहीं करूँगी। मुझे ये बच्चा गिराना है। मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। उनकी आंखों में सफाकियत थी, जबकि चेहरा भी हर एहसास से आरी था। अम्मा, बाबा और मैं तीनों ही परेशान होकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे और हैरान कुन लहजे में बोले, क्या हो गया है? बताओ तो। आपको किस तरह की बातें परेशान कर रही हैं? यह आपका खून है, भाई की आखिरी निशानी है। आप इस तरह। मैं मजीद कुछ कहती हूँ इससे पहले ही मेरी बहन यकदम पागल सी हो गई। उसने टेबल पर रखा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, नहीं है ये तुम्हारे अकरम भाई की आखिरी निशानी, ये मेरी बर्बादी की निशानी है। इसको मैं अपने पास नहीं रखूंगी। ये मेरी औलाद नहीं है। वो दीवाना वार चीखती हुई जमीन पर बैठती चली गई, जबकि मैं, अम्मा, अब्बा तीनों ही मुंह खोले उसको देख रहे थे। अचानक से आपी को क्या हुआ है? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं आपी को थामती इससे पहले ही वो चीखती हुई बेहोश हो गए। तभी हम सभी सर थाम चुके थे। अब्बा ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की, क्योंकि आपी की नाक से खून जारी हो गया था। हम सभी हलकान हो गए कि अचानक से उनको क्या हुआ, सबकी ही समझ से बाहर था। चंद पल बाद ही हमारे दरवाजे पर एम्बुलेंस आ गई थी और हम आपी को लेकर अस्पताल पहुंच गए। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। डॉक्टर्स काफी परेशान हो गए थे। आपी की डॉक्टर ने तो बाकायदा गुस्सा भी किया था कि आप लोगों को मैं पहले ही बताकर आई थी कि आपके पेशेंट अंदरूनी तौर पर कमजोर है, इन्हें खून की बहुत कमी है, इन्हें हर दबाव से दूर रखना है। इसके बावजूद ये सब क्या है? जबकि मैं, मम्मा, बाबा, हम कुछ भी बोल नहीं पाए थे। चंद पल बाद डॉक्टर बाहर आई और वो हमें देखते हुए बोली, आपकी पेशेंट ज़हनी दबाव का शिकार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगी। इनके दिल में कुछ ऐसा गुबार भरा हुआ है, जब तक ये अपने दिल की भड़ास ना निकाल लें तब तक इनकी तबीयत बेहतर नहीं हो सकती। जितना हो सकता है इनके साथ वक्त गुजारें। इनसे पूछने की कोशिश करें कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है। इनको हर चीज से बरी करें, वरना आप लोग इन्हें अपने हाथों से ही खो देंगे। डॉक्टर साहब ये सब बताकर जा चुकी थे, जबकि मामा, बाबा दोनों ही सर थाम कर वहीं बैठ गए। मैं भी काफी परेशान हो गए। आपी को हमने हथेली का छाला बनाकर रखा था। ना जाने उन पर यह कयामत कैसे आई थी। ये लम्हात एक औरत के लिए बहुत तकलीफ दे होते हैं। ऐसा ही हाल मेरी आपी का था। वो बहुत परेशान थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अम्मा और अब्बा हर वक्त साए की तरह आपी के साथ रहते। उन्हें किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होने देते थे। मैं हर वक्त उनसे पूछती ही रहती कि आप मुझे बताओ, आपके दिल में क्या चल रहा है? जो भी है भड़ास निकाल लो। लेकिन वो बिल्कुल चुप, बिल्कुल खामोश सी रहती। अगर कुछ कहती थी तो बस एक बात कहती कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को गिराना चाहती हूँ। उनकी बातें हम सबको ही हैरान कर दिया करती थी। आखिर को एक माँ इस तरह की बात क्यों कर रही है? हालांकि वो अकरम भाई की आखिरी निशानी थी, लेकिन ना जाने क्यों आपी के चेहरे से मालूम होता था कि जैसे वो इन तमाम बातों के बारे में पहले ही जानती हो। जब भी वो अपने पेट पर हाथ रखती थीं तो जोर जोर से रोना शुरू कर देती। हम सब परेशान थे कि आपी को क्या होता जा रहा है। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। 9 महीने किस तरह गुजरे ये सिर्फ मैं और मेरी अम्मा जानती हैं, क्योंकि जिस तरह हमने आपी को संभाला वो वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल था। आपी ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम हमने मायरा रखा था। वो देखने में किसी बारबी डॉल की मानद लगती थी। उसकी आंखें हेजल ग्रीन रंग की थीं,
खूबसूरत सफ़ेद चेहरा, मलाई जैसी रंगत, उसको देखकर ऐसा गुमान होता था जैसे वो कोई मसनूई गुड़िया हो। मैं तो हर वक्त उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। आखिर को वो मेरी भांजी थी, जबकि आपी ने एक बार भी उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया, न उसको गोद में उठाया। जब उसे भूख लगती और वो दूध मांगती तब भी आपी उसके पास नहीं आती थी। हमने बच्ची को बाहर का दूध ही दिया। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। एक रोज मुझे मायरा को लेकर अस्पताल जाना पड़ा, जब अचानक मेरा सामना आपी के ससुराल के जो फैमिली डॉक्टर फुरकान थे, उनसे मुलाकात हुई। वो मुझे देखते ही अफसोस जाहिर करने लगे कि आपके बहनोई का इंतकाल हो गया और पता भी ना चला। अभी कुछ दिनों पहले ही तो वो अपने टेस्ट वगैरह करा कर गए थे। हमें लगा था कि अगले हफ्ते आकर वो रिपोर्ट ले जाएंगे, मगर वो आए ही नहीं। उनकी रिपोर्ट्स ऐसी ही रखी हुई हैं। मैं कुछ सोचकर मैंने उनकी रिपोर्ट्स मांग ली थी। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक ऐसा ख्याल पैदा हुआ था कि आखिर मैं देखूं अकरम भाई किस लिए यहाँ पर आए थे। और जब वो रिपोर्ट्स मेरे हाथ में आई और मैंने उन्हें खोलकर देखा तो ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा पूरा दिमाग घूम गया हो, सर पर अस्पताल की छत आन गिरी हो, कदमों तले जमीन निकल गई हो, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में वाज़े तौर पर यह अल्फाज मेंशन थे कि मेरे बहनोई कभी बाप नहीं बन सकते, जबकि उनकी ही बेटी मेरे हाथ में मौजूद थी। मैं हैरान थी, ये सब क्या था। मैं मायरा को लेकर वहीं अस्पताल के बेंच पर सर थाम कर बैठ गई। मुझे अब धीरे धीरे सारी बातें समझ आ गई थी। आपी का चीखना चिल्लाना, अपने आप को खत्म कर लेने की धमकी देना, इस बच्चे का एबॉर्शन करवाना, यानी आपी के साथ कुछ गलत हुआ था। जब भी उनके चेहरे पर हर वक्त तकलीफ के तासुरात जगमगाते रहते, अब तो मेरे दिल में तजासुस ने डेरे डाल दिए थे। आखिर अकरम भाई की डेथ भी किसी और वजह से हुई थी। उनका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मामला कुछ और था, और मैं हर चीज की अब छानबीन करना चाहती थी। मायरा का चेकअप वगैरह करवा कर मैं घर वापस आ गई। आपी मम्मी के पास बुत के मानत बैठी हुई थी। उनकी आंखों में मौजूद वीरानी बहुत कुछ बताने के लिए काफी थे। एक पल के लिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपी के पास जाऊं, उनको अपने सीने से लगा कर उनको बताऊं कि मैं आपकी तकलीफ समझ गई हूं, मुझे आपका दर्द मालूम हो गया है। लेकिन मैं सिर्फ उनको देखती ही रह गई। मेरी बहन ने वाकई बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। पहले शौहर का छोड़ जाना और फिर किसी गैर मर्द से हामिला हो जाना, ये सब कुछ बहुत ही आजमाइश भरा था। आपी ने अस्पताल से आने के बाद भी मायरा को अपनी गोद में नहीं लिया और ना ही मुझसे मायरा के हवाले से कोई बातचीत की। मायरा मुझे ही अपनी माँ मानती थी, क्योंकि मैं हर वक्त उसके करीब होती थी। वो आपी को जानती ही नहीं थे। बाज औकात जब आपी उसकी तरफ देखती थीं तो वो एकदम से खिलखिला उठती थी, आपी के पास जाने की कोशिश करती। यकीनन माँ की ममता की कशिश मुख्तलिफ होती है, मगर आपी उसको देखकर खामोश हो जाती थी और उस मंजर से ही हट जाया करती। मैं दिल ही दिल में तहैया कर चुकी थी कि अब इस रात से पर्दा हटा कर रहूंगी कि मायरा का बाप कौन है, किसने मेरी बहन के साथ गलत कारी की है, आखिर मेरी बहन के साथ माजी में हुआ क्या है, अकरम भाई की डेथ कैसे हुई। ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। वक्त गुजरता रहा। मायरा पूरे 8 माह की हो गई। आपी को अक्सर अम्मी कहती थीं कि तुम शादी कर लो, मायरा को हम पाल लेंगे, मगर आपी जवाब ही नहीं देती थी, बस खामोशी से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। अम्मा अब्बा को मेरी शादी की भी हर वक्त परेशानी रहती थी, लेकिन फिलहाल मैंने उन्हें मना कर दिया था कि अभी घर में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, मैं इस दौरान शादी नहीं कर सकती। मेरे लिए माँ बाप, मेरी बहन और उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम्मा अब्बा को मालूम था मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने सब चीज़ों पर पर्दा रखा हुआ था। आज दूसरे गांव से मेरे चचा आने वाले थे। वो अपनी लड़की की रस्म करने वाले थे, जिसकी दावत देने उनको आना था। घर में तैयारियां पूरे उरूज पर थीं। चचा काफ़ी टाइम बाद हमारे घर चक्कर लगा रहे थे। अब्बा उन्हें अपने बाप का रुतबा देते थे। उनका कहना था कि मेरे भाई ने मेरा वहाँ साथ दिया,
जहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, जबकि हम भी ताया की बहुत इज्जत करते थे। ताया तकरीबन रात के वक्त आए और अपनी लड़की की मंगनी की दावत देकर चले गए। अब्बा और अम्मा दोनों ही उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन उनका कहना था कि हमें बहुत सारी जगहों पर दावत देने के लिए जाना है। अब तफसीली मुलाकात हमारी मंगनी पर हो गई। अम्मा बाबा भी खामोश हो गए। अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी, जिसके लिए सब जाने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर आपी ने मना कर दिया कि वो नहीं जा रहे, उनका दिल नहीं चाह रहा। हालांकि मंगनी में जाने के लिए वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी पसंद से अपने लिए जोड़ा भी मुंतखब किया था, लेकिन अचानक से उनका मना कर देना हम सबको ही हैरान कर गया था। और फिर मेरा भी अगले दिन ऑफिस था, मैं छुट्टी नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने भी सहूलत से इनकार कर दिया और अम्मा बाबा ही ताया की लड़की की मंगनी की तरफ चले गए। गांव दूर था, इसीलिए उनका रुकना लाजिम था। मेरा दिमाग भी घोड़े की रफ्तार की मानद काम करना शुरू कर चुका था। घर में कोई नहीं था। ये एक बेहतरीन वक्त था कि मैं अपनी आपी से इस बारे में बात कर सकती थी, क्योंकि मैं जब भी आपी से किसी भी हवाले से बात करने के लिए बैठती थी तो अम्मा हमारे आगे पीछे होती थी, इसीलिए मैं हमेशा खामोश हो जाती। मैं किसी को भी अपनी बहन की कोई भी गलती या कोताही जाहिर नहीं करना चाहती थी। मैं हर चीज पर पर्दा रखती थी। अक्सर औकात मेरे दोस्त अहबाब कहते कि राज अगर किसी को बताने हैं तो सिर्फ और सिर्फ सायरा का इंतखाब करो, क्योंकि इसके पास राज इस तरह दफन हो जाते हैं जैसे कभी इस किस्म की बात ही ना हुई हो। अम्मा जा चुकी थीं और अब मुझे मायरा की भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि आप ही मायरा को बिल्कुल भी अपने पास नहीं रखती थी। बाज औकात रात के वक्त वो बस उसको गोद में ले लिया करती, वरना तो उनका मायरा से कोई लेना देना ही ना था। सुबह सवेरे मैं ऑफिस जाने के लिए जब बेदार हुई तो अचानक आप ही मेरे कमरे में आई और मुझे देखते हुए बोली, मायरा का क्या करना है? उनका अंदाज लिया दिया ही था। चंद पल मैं खामोश रही और उनको देखते हुए बोली, मम्मी तो नहीं है, मायरा को मैं ऑफिस ही ले जाती हूँ, क्योंकि आप तो अपनी बेटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। मगर आप ही ये गलत है, वो आपका। मैं मजीद कुछ कहती उससे पहले ही वो हाथ खड़ा करके बोली, बहुत मेहरबानी बहन, बहुत मेहरबानी तुम्हारी कि तुमने मेरी बच्ची को संभाल लिया। जितना करना था तुम कर चुकी हो, क्योंकि अब तुम जताने पर आ गए हो। मैं देख लूंगी, तुम अपना आराम से ऑफिस जाओ। मैं अपनी बहन का मुंह देखती रह गई कि वो किस तरह मुझसे बात कर रही है। एक पल के लिए मेरा दिल कर रहा था कि उसको पुकारूं और उसको बताऊं कि जितने दिन से वो पैदा हुई है उसको मैं ही संभाल रही हूं, वो तो तुम्हारे लम्स से भी आशना नहीं है। मगर मैं चुप रही। अगर वो अपनी बेटी को संभालना चाहती थी तो मैंने कोई बात नहीं कही। एक ना एक दिन तो तूबा को अपनी माँ के पास जाना ही था। यही सब बातें सोचकर मैं चुप करके ऑफिस चले गई, लेकिन ना जाने क्यों रास्ते में मुझे बार बार एक अजीब सा ख्याल दिल में पैदा हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। आप ही का यूं अचानक से आना और मायरा को घर पर ही रखने का बोलना कुछ अजीब था। बेशक उन्होंने बहुत ही अजीब अंदाज में बात की थी, लेकिन उनके अंदाज से साफ झलक रहा था कि कुछ तो है जो मेरी आंखों से मख्फी है। पूरा दिन ऑफिस में इसी कश्मकश में मुब्तला रहे। मेरी वापसी रात को देर से हुई। घर में दाखिल हुई तो मुझे अनजाना सा एहसास घर में महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे घर में आपी और मायरा के अलावा भी कोई और मौजूद है, लेकिन मैंने अपना ख्याल झटक दिया। मैं घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज में बोली, आपी मैं आ गई हूं और अब आराम करने के लिए जा रही हूं। मायरा ठीक है ना? मैं समझी थी कि आप ही बाहर आएंगी, लेकिन अंदर से ही उनकी घबराई हुई आवाज बरामद हुई थी। हाँ मायरा ठीक है, वो सो चुकी है। ऐसा लगता था जैसे आप ही किसी मुश्किल में है, मगर मैंने फिलहाल सर झटक दिया था और खामोशी से अपने कमरे में जाकर कपड़े वगैरह तब्दील करने लगे। अचानक ही मुझे आप ही के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं फौरन ही बेचैन होकर एक बार फिर बुलंद आवाज में बोली, क्या हुआ आप ही? सब ठीक है ना? जबकि वो फौरन बोली,
हाँ हाँ, वो मुझसे बोतल गिर गई थी। तुम अपना काम करो, परेशान क्यों हो रही हो? मैं भी मायरा के साथ सोने जा रही हूँ। फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मैं कुछ सोचकर अपने कमरे की खिड़की के पास आए। वो खिड़की आप ही के कमरे में ही खुलती थी। खिड़की आप ही की तरफ से अच्छी तरह बंद थी। मैं अंदर झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन खिड़की के आगे भी पर्दे डले हुए थे। मेरे दिमाग में यकदम वॉशरूम में मौजूद रोशनदान का ख्याल आया। ऐसा लगता था जैसे आप ही के साथ उनके कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैंने फौरन अपना सर झटक दिया। मामला गंभीर से गंभीर तर होता जा रहा था। इसीलिए मैं खामोशी से मास्टर की लेकर आप ही के पास गए। मैं अब समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं अपनी मायरा और आप ही को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर मैंने जब्त से आंखें मींची थी। मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी तसव्वुर नहीं किया कि ये सब भी मुझे देखना पड़ेगा। मेरी आप ही अपने देवर के साथ बैठी हुई थी। उनका सर झुका हुआ था, जबकि उनका देवर आप ही को अपने सीने से लगाए मायरा को मुसलसल प्यार कर रहा था। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? छोड़ो मेरी बहन को। मेरी बुलंद आवाज सुनकर उनका देवर यकदम गड़बड़ा कर अपनी जगह से खड़ा हुआ था और हकलाते हुए बोला, मैं भाभी से मुलाकात के लिए आया था। मुझे अपनी भतीजी। जबकि मैं चंद पल में ही तमाम मामला समझ गई थी। आप ही के चेहरे पर मौजूद तासुरात और मायरा को जिस अंदाज में वो आदमी प्यार कर रहा था, उनको देखते ही मुझे तमाम चीजें समझ आने लगी थी। मैं कदम बा कदम चलती हुई आप ही के पास आई और उनको सीने से लगाकर उनको दिलासा देते हुए बोली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सब पता चल चुका है। इस आदमी ने आपके साथ क्या क्या किया है और तुम मेरे हाथों तुम अब जिंदा बचकर दिखाओ। मुझे हर बात का इल्म है। तुमने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। जबकि अचानक ही वो मायरा को अपनी गोद में थाम कर मेरे कदमों में बैठ गया और नीम आवाज में बोला कि मैं जानता हूं मैंने बहुत गलत किया है। बेशक मेरी गलती की माफी नहीं है, लेकिन मैं मायरा का बाप हूं। इस हिसाब से मुझे माफी मिल जानी चाहिए। तुम्हारी आप ही को कबूल करने के लिए तैयार हूं मैं। आज इसीलिए यहाँ पर आया था कि मैं तुम्हारी आप ही से मिलकर हर मामला तय कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी आप ही इस चीज के लिए राजी नहीं है। मगर मैं वादा करता हूं कि मैं इन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खामोश रही थी। फिलहाल मैंने मायरा को अपनी गोद में लिया था और उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया, जबकि वो मेरी बहन पर एक तफसीली निगाह डालकर चला गया। मैंने अपनी बहन की जानिब देखा तो अचानक ही वो मेरे सीने से लगी जारो कतार रोने लगे। उसकी हिचकियां बन गई थी, जबकि मेरा भी हाल बेहाल था। उसने रोते हुए मुझे बताया कि यह आदमी उस दिन से ही मेरे पीछे लग चुका, जब मैं तुम्हारे बहनोई से शादी करके उस घर में गई। पहली रात ही इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त तुम्हारे अकरम भाई आ गए थे, जिसके बाद ये भाग गया था। मैंने दबे अल्फाजों में तुम्हारे बहनोई को इसके बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात को हंसकर टाल दिया। उनके नजदीक उनका भाई बहुत पाकबाज था, लेकिन यह आदमी एक नंबर का फिरौन था। जिस दिन तुम्हारे बहनोई एक बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में दूसरे शहर गए, उस दिन इसने अपना असल रूप मुझ पर अयां किया। इसने मुझे बताया कि मेरे शौहर कभी बाप नहीं बन सकते, और उसी पल उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं इसके आगे हाथ जोड़ रही थी, इससे मिन्नत कर रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरे वजूद से दूर हो जाओ। मैं अपने शौहर के साथ धोखा नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी इसने एक बात नहीं सुनी। और फिर मैंने तहैया कर लिया कि अब मैं तुम्हारे बहनोई से किसी बात का पर्दा नहीं रखूंगी। जिस दिन वो आए थे, मैं उस दिन ही उनको हर बात बता देना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वो ऑफिस के फोन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा।
लेकिन वो तो नहीं आए। हाँ, उनके लिए एक फ़ोन आया था जिसमें बताया गया कि वो इस दुनिया में मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर जा चुकी है। वो लम्हा मेरे लिए बहुत अज़ियतनाक था। और फिर अचानक से इस बात का पता चलना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे बहुत अज़ियत से दो चार कर गया था। यह आदमी मुझे मुसलसल फ़ोन पर फ़ोन कर रहा था। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इसके बारे में किसको बताऊं। जिसको भी बताऊंगी वो मेरी ज़ात पर कीचड़ उछालेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारे सामने खुद ही तमाम सच्चाई आ गई। जबकि मैंने भी आप ही को हर वो बात बताई थी जो मुझे डॉक्टर से मालूम हुई थी। मैंने अम्मा अब्बा के आने के बाद एक मुश्तरका फैसला लिया था। मायरा की खातिर हमें ये समझौता करना था। और जब आप ही को हमने अपना फैसला बताया कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारी देवर से कराना चाहते हैं, तो वो हद से उखड़ गई। वो मना कर रही थी, लेकिन अम्मा और मेरे समझाने पर वो राजी हो गई थी और मायरा की खातिर उसने ये कुर्बानी दे दी थी। उस आदमी ने भी हमसे वादा किया था कि वो आप ही को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हमने साफ कह दिया था कि तुम आप ही के साथ उसके ससुराल में नहीं रहोगे, क्योंकि वो लोग बेवजह मेरी बहन के पीछे पड़ जाएंगे। और उसने हमारी तमाम शराइत का एहतराम किया था। वाकई जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती, बाज़ औक़ात वो सच पर मबनी नहीं होते। इसलिए हर शय पर गुस्सा होने या फिर नाराज़ होने के बजाय इंसान को उसकी खोज निकाल लेनी चाहिए। इसी में ही आफियत होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस उम्मे हानी का, जिनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है, और मिस अलिशबा का, जिनका ताल्लुक गुजरात इंडिया से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।